इराक, इसे मिडिल ईस्ट का दिल कहा जाता है। कहते हैं जब इराक बीमार पड़ता है पूरा मिडिल ईस्ट बुखार महसूस करता है। एक ऐसा मुल्क जहां इंसानी तहजीब ने पहली बार आंखें खोली, जहां दजला और फरात नदियों ने इराक की धरती को जरखेज बनाया, जहां बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन्स दुनिया के अजूबे बने, जहां शिया इस्लाम के सबसे पवित्र शहर नजफ और करबला हैं, जहां सद्दाम हुसैन को फांसी हुई, जहां ISIS पैदा हुआ, जहां तेल पर कब्जे के लिए वेस्टर्न मुल्कों ने जी जान लगा दी। वो मुल्क आज मौत की कगार पर खड़ा है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मिडिल ईस्ट के दिल को चोट पहुंची तो ये कई मुल्कों को अपने साथ ले जाएगा। आज के इस वीडियो में यही जानेंगे कि क्या ISIS दोबारा वापस आ रहा है, क्यों इराक का हलक सूख रहा है और क्यों घबराए हैं पड़ोसी मुल्क। दोस्तों, इराक को दो नदियों वाला मुल्क कहा जाता है। पूरे इराक की धरती को फरात यानी कि यूफ्रेटस और दजला यानी कि टिग्रिस नदी हरा भरा करती हैं। ये दोनों दरियाएं तुर्की, सीरिया और इराक से होकर गुजरती हैं और फिर इस गल्फ में जाकर मिल जाती हैं। पुराने समय में इन दोनों नदियों ने इराक की ज़मीन को बहुत जरखेज यानी उपजाऊ बना दिया था, जिससे यहाँ आकर लोग बसने लगे और खेती करने लगे। इस ज़मीन का इस्तेमाल करके यहाँ के बाशिंदों ने खूब दौलत कमाई, खूब बिजनेस किया। हालांकि भले ही इंसानी तहजीब ने इन दोनों नदियों के सामने आंखें खोली, लेकिन ये नदियाँ मुसीबतों से भी खाली नहीं थीं, क्योंकि उस वक्त कोई डैम्स या रिजर्वॉयर्स तो थे नहीं जो पानी के बहाव को कंट्रोल करते। इसलिए बरसात के मौसम में कई बार अपने साथ ये नदियाँ सैलाब लाती थीं, घरों और खेतों को तबाह कर देती थीं। लेकिन फिर इंसानों ने तरक्की की और डैम्स बनाने शुरू कर दिए, और जो ज़मीन पानी से लबालब थी वो एक एक बूंद पानी को अब तरसने लगी है। 1970 के दशक से इराक में पानी की कमी होने लगी, क्योंकि इराक में इसकी नदियों के पानी का बहाव कम होता चला गया। आज हालात ये हो गए हैं कि पूरा इराक पानी की परेशानी से जूझ रहा है। साल 1986 में इराक ने अपने देश का सबसे बड़ा डैम मोसुल डैम बनाया था। इसमें 11 अरब क्यूबिक मीटर पानी रोकने की जगह थी, लेकिन साल 2023 में अब तक का सबसे कम पानी इस डैम में इकट्ठा हो पाया। अगर पानी ऐसे ही कम होता रहा तो जल्द ही पास की मोसुल झील भी कुछ सालों में सूख जाएगी और इलाके के तकरीबन 17 लाख लोगों को बिजली और खेती के लिए पानी नहीं मिल पाएगा। ऐसा नहीं है कि ये केवल इराक के एक इलाके का हाल है। ड्यूक एंड डेम बांध की कैपेसिटी भी 7 अरब से घटकर सिर्फ 2 अरब क्यूबिक मीटर रह गई है और इसके आसपास रहने वाले 30 लाख से ज़्यादा लोगों को अपनी रोज़मर्रा की पानी की ज़रूरत के लिए इसी बांध का सहारा है। इसके अलावा दरबंदी खान डैम भी बहुत बेहतर हालात में नहीं है। इसमें भी पानी 7 मीटर तक नीचे जा चुका है और अब ये डैम 1/3 ही भर पाता है। पानी की कमी ने इराक के लोगों की ज़िंदगी के हर पहलू को तबाह किया है, जैसे मछली पकड़ना, खेती और इससे जुड़ी इंडस्ट्रीज, सभी में कमी आई है। सबसे ज़्यादा हालात ख़राब हैं इराक के साउथ वाले इलाके में, क्योंकि जैसे जैसे पानी नीचे की तरफ बहता है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में कमी आती जाती है। इराक के बीच के शहर और कस्बे अब पूरी तरह से पानी के लिए दजला और फरात नदियों के भरोसे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बारिश में भी 40% तक की कमी आई है और इनसे बचकर जब पानी इराक के साउथ वाले हिस्सों तक पहुंचता है तो उनके पानी में कचरा मिल जाता है, जिससे लोगों के हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा है। जैसा हमने देखा कि साल 2018 में बसरा इलाके में तकरीबन 1,18,000 लोगों को पानी की गंदगी से जुड़ी बीमारियों की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था। फिर साल 2023 में UN डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP ने पाया कि बसरा के पास फरात और दजला जहां मिलती हैं वहां पर पानी पीने लायक नहीं था और 10 गुना ज़्यादा नमकीन था। वजह यह है कि नदियां जहां गल्फ में मिलती थीं उसी गल्फ का खारा पानी उल्टे अंदर घुसाया है और करीब 190 किलोमीटर तक उत्तर में फैल चुका है। इससे वहाँ की पूरी इकोलॉजी तबाह हो रही है। पेड़ पौधे, खेती बाड़ी, कल्चर तबाही की कगार पर हैं। इराक के वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री के मुताबिक 2040 तक ये नदियाँ पूरी तरह सूख सकती हैं और अगर ये नदियाँ मर गईं तो इराक की मौत इनके साथ तय है। लेकिन इसमें इराक का कोई कसूर नहीं है। बगदाद की बदकिस्मती ये है कि वो इन नदियों के बेसिन के सबसे निचले हिस्से में बसा है। फरात नदी का 90% पानी तुर्की के अनातोलिया के पहाड़ों से आता है और दजला नदी की बात करें तो यहाँ का 45% पानी तुर्की से आता है, जबकि बाकी सीरिया, ईरान और इराक से। लेकिन तुर्की का हिस्सा सबसे बड़ा है। 1970 के दशक से तुर्की ने इन नदियों पर अपने इलाके में डैम्स और रिजर्वायर्स बनाने शुरू कर दिए थे। तुर्की ने अनातोलिया में हाइड्रो पावर के जरिए बिजली बनाने के लिए पानी रोकना चालू किया और आलम यह हुआ कि तुर्की ने दोनों नदियों पर 600 से ज्यादा डैम्स बना दिए और अगले कुछ सालों में 600 ऐसे डैम्स और बनाने का प्लान है। जितने ज्यादा
ज़्यादा डैम तुर्की ने बनाए, इराक में उतना ही कम पानी पहुंचना चालू हो गया। एक ताज़ा मिसाल है एलिसू मेगा प्रोजेक्ट। इसमें तुर्की ने सीरिया इराक बॉर्डर के पास दजला और फरात पर 22 डैम्स और 19 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बनाए हैं। इस मेगा प्रोजेक्ट की वजह से तुर्की ने नई झीलें और खेती की ज़मीन बना ली, लेकिन ये इराक के लिए एक बड़ी तबाही है। इससे आने वाले सालों में इराक में दजला नदी के पानी का बहाव 56% और कम होने की उम्मीद है। इराक, सीरिया, ईरान और तुर्की के बीच पानी के बंटवारे को लेकर कोई समझौता नहीं है, इसलिए कानूनी तौर पर तुर्की को अपनी सीमा के अंदर जो चाहे बनाने का हक है। लेकिन बड़े नज़रिए से देखें तो इसका मतलब ये है कि करोड़ों लोगों की जिंदगी दजला फरात बेसिन पर तुर्की की मर्जी के मुताबिक चल रही है। हालांकि तुर्की ने कई बार इराक की तरफ पानी छोड़ा भी है, लेकिन क्लाइमेट चेंज ने उसकी मुश्किलों को बढ़ा दिया है। तुर्की में पिछले 62 सालों में सबसे कम बारिश हुई है। साल 2021 में सूखे और गर्मी ने बड़े जंगल की आग लगा दी, इसलिए तुर्की में पानी की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, जो कि इराक के लिए बुरी खबर है। हाल ये है कि 1970 से अब तक फरात और दजला में सालाना पानी का बहाव 40 और 45 अरब क्यूबिक मीटर से घटकर सिर्फ 15 और 20 अरब क्यूबिक मीटर रह गया है। इराक को अपनी खेती और इंडस्ट्रीज की ज़रूरतों के लिए 77 अरब क्यूबिक मीटर पानी चाहिए, लेकिन पानी सिर्फ 35 अरब क्यूबिक मीटर है। ये पानी की कमी धीमी मौत की तरह है। इससे भी बुरी बात यह है कि इराक का कुर्दिस्तान वाला इलाका अपने नदियों पर बांध बनाने की सोच रहा है, जिससे इराक में पानी नीचे की तरफ और कम हो जाएगा। अब तक 14 बांध बन चुके हैं, 17 पर काम चल रहा है और 40 का और प्लान है। प्रोजेक्ट पूरा होने तक इराक कुर्दिस्तान में 245 बांध हो सकते हैं। इसका मतलब बगदाद के लिए और पानी कम होगा। इसके बावजूद इराक की सरकार दशकों से पानी में कमी का हल नहीं ढूंढ पाई है। खेती और इंडस्ट्रीज में वाटर मैनेजमेंट में कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई है। देश की ज्यादातर सिंचाई पुराने तरीकों से होती है, जिससे अरबों क्यूबिक मीटर पानी बर्बाद हो जाता है। खेती में ही इराक के कुल पानी का 63% इस्तेमाल हो जाता है, जो कि खराब वाटर मैनेजमेंट की मिसाल है। आज इराक का 90% से ज्यादा हिस्सा सूखे की चपेट में है। रेगिस्तान हर तरफ बढ़ रहा है, खासकर साउथ में, जहां गल्फ का खारा पानी भी अंदर आ रहा है। 1970 से अब तक इराक ने अपनी आधी खेती लायक जमीन खो दी है और हर साल 100 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा जमीन बर्बाद हो रही है। साल 2022 में बगदाद में रेत के तूफान आए थे। पहले ऐसे तूफान साल में 2 बार आते थे, लेकिन अब साल में 20 बार आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले 2 दशकों में देश में साल के 365 दिनों में से तकरीबन 272 धूल भरे दिन यानी कि डस्ट डेज होंगे। अभी करीब 70 लाख लोग पानी कमी और उसके असर से परेशान हैं। ये तबाही और बढ़ेगी, क्योंकि इराक की 20 से 30% कामकाजी आबादी खेतों में लगी है। कम खेती लायक जमीन का मतलब है राशन में कमी, जिससे खाने के दाम बढ़ेंगे, रोजगार में कमी होगी और जैसे जैसे जमीन सूखेगी और लोगों की रोजी रोटी खत्म होगी, वे दूसरी जगहों पर भागने को मजबूर होंगे। दरअसल समस्या ये है कि पानी की कमी अपने साथ दूसरी परेशानियां भी लाती है। जैसे बाकी सारे देशों को मालूम है कि तेल और गैस के अलावा भी उनको दूसरे कमाई के तरीकों पर गौर करना होगा। उसी तरह इराक की सरकार भी चाहती है कि तेल गैस से हटकर इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए वो भी दूसरे तरीकों पर विचार करे, सोचे। इसलिए उसने खेती को बढ़ावा देने की कोशिश की थी, लेकिन पानी की कमी सरकार के प्लान में सबसे बड़ा रोड़ा है और ये लगातार बढ़ रहा है। अगर इराक का ये संकट नहीं थमा तो इराक के साथ साथ पूरे मिडिल ईस्ट का हालत सूखेगा। वजह है रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म। अगर आम लोग परेशान हुए तो फिर वो कमाई के दूसरे तरीकों के बारे में सोचेंगे और बहुत मुमकिन है कि वो ISIS जैसे किसी ग्रुप के बहकावे में आकर हथियार उठा लें। जैसे पिछली बार जब अमेरिका ने इराक को तबाह हाल छोड़ा था तो ISIS बना था, जिसने इराक, सीरिया और बाकी मुल्कों पर कब्जा कर लिया था। बड़े पैमाने पर खून खराबा हुआ था, बमबारी, गोलीबारी हुई थी। ISIS तो खतरनाक था ही, लेकिन इसका अगला वर्जन और भी बुरा होगा, क्योंकि हालात ज्यादा निराशाजनक होंगे। पानी, खाने के संकट से जब इराक चरमपंथ का अड्डा बनेगा तो हथियार बंद और मजबूत होंगे। ISIS जैसे किसी ग्रुप में भर्ती होंगे जो पूरे इलाके में तबाही मचाएगा। इस संकट को और भी जरूरी बनाती है इसकी टाइमिंग। दरअसल इराक की आबादी तेजी से बढ़ रही है। एक स्टडी है कि 2040 तक ये 4.6 करोड़ से बढ़कर 6 करोड़ 30 लाख हो जाएगी। 2071 तक इराक की आबादी 9 करोड़ 40 लाख तक हो सकती है, जो ईरान और तुर्की से भी ज्यादा है, और सदी के अंत तक ये 11 करोड़ 10 लाख तक पहुंच सकती है। अगर इराक में यही हाल रहा तो पानी, खाने की मांग बढ़ेगी और सप्लाई घटेगी। पानी कम होने की वजह से पब्लिक सर्विसेज और खराब होंगी, राशन खत्म होगा, स्वास्थ्य सेवाएं खराब होंगी, वगैरह वगैरह। और साल 2040 तक इराक एक ऐसी जमीन बन जाएगा जहां नदियां होंगी ही नहीं। दजला और फरात नदियां धीरे धीरे मर जाएंगी। पानी थोड़ा बहुत बहेगा, लेकिन वो खाड़ी तक नहीं पहुंच पाएगा। इससे इराकी समाज का हर पहलू तबाहाल होगा, यहाँ तक कि देश रहने लायक नहीं रहेगा। सोचिए, जो इराक कभी फर्टाइल क्रेसेंट कहलाता था, आज वो मौत की कगार पर खड़ा है।
हमने पहले भी देखा है कि पानी की कमी से इतिहास में कई शहर, मुल्क और कल्चर तबाह हो गए। इराक में भी कई भाषाएं और खंडहर हैं जिन्हें आज कोई नहीं जानता। हालांकि पानी का संकट भले ही भारी लगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कोई उम्मीद बची ही नहीं है। कुछ छोटे छोटे लेकिन सही कदम भी उठाए गए हैं। मिसाल के तौर पर साल 2023 में बसरा के पास जापान की मदद से $100 मिलियन की लागत वाली वाटर डिसैलिनेशन प्लांट लगाया गया, जिससे 4 लाख लोगों को मीठा पानी मिलेगा। इसी तरह एक अमेरिकी प्रोजेक्ट से 6,50,000 लोगों के लिए वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न किया जा रहा है। वहीं चीन भी लाखों लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए डिसैलिनेशन प्लांट्स बनाने पर बातचीत कर रहा है और यही आगे का रास्ता भी है। लेकिन इराक की सरकार को और बहुत कुछ करना होगा। उसे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइज करना होगा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और रिसाइकलिंग सिस्टम बनाने होंगे। इराक कुछ समय के लिए अपने ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल भी कर सकता है, लेकिन सबसे जरूरी है कि किसानों को मॉडर्न सिंचाई की टेक्नोलॉजीज देना। बगदाद को इराकी कुर्दिस्तान के बांध प्रोजेक्ट्स पर रोक लगानी होगी, क्योंकि अपने ही लोगों से लड़ता हुआ देश कभी उबर नहीं सकता है। साथ ही तुर्की के साथ किसी तरह का समझौता करना होगा। इराक की मौत तुर्की के हित में भी नहीं है। भूखा इंसान मुल्क को भी चबा सकता है और तुर्की ये बात समझता भी है। तभी साल 2021 में तुर्की के साथ एक समझौता हुआ भी था, जिसमें इराक की तरफ ज्यादा पानी के बहाव की बात हुई थी। हालांकि इसकी शर्तें अभी पूरी तरह तय नहीं हुई हैं, लेकिन ये सही दिशा में एक कदम है। कुल मिलाकर एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न टेक्निक्स और समझौतों के जरिए इराक अभी भी वापसी कर सकता है, लेकिन ये बहुत जल्दी करना होगा, नहीं तो हालात लाइलाज हो जाएंगे और इराक की समस्या सबकी समस्या बन जाएगी। क्योंकि हम सबको मालूम है कि जिंदगी के हिसाब किताब में समय ही एक ऐसी चीज है जो दोबारा वापस नहीं आता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं मुझे बताएं। क्या तुर्की को इराक की मदद के लिए आगे आना चाहिए? कमेंट करके बताएं। किसी और मुद्दे पर चाहते हैं वीडियो में बनाऊं तो वो भी बताएं। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।